नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में बात करूंगा IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। दोस्तों, Q4 का जो रिजल्ट निकल के आया उसने कई सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि जो लोग 3-4 साल से उसमें इन्वेस्टेड है उनको अगर नेट देखे तो कोई बहुत खास रिटर्न नहीं मिला है। हालांकि उसने कोविड के लो से 100 रुपीज़ तक का हाई लगाया था, जो कि अराउंड आपको 5 गुने तक का रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी को भी नहीं पता था कि 19 पे खरीदो और 100 के और बेच दो। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का जो बाइंग प्राइस है वो 30, 40 या 80 रुपीज़ के आसपास है, जब बैंक ने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिखा दिया था, जब बीच में बैंक काफ़ी प्रॉफिटेबल हो रहा था। लेकिन अगर हम नेट देखें किसी ने होल्ड किया तो मोटा मोटा 5-6 साल हो चुका है बैंक के फॉर्म हुए, यानी कि जब IDFC फर्स्ट बैंक जब बना था उसके बाद 5-6 साल हो चुका है। और नेट अगर देखें तो इन्वेस्टर्स को कोई खास रिटर्न नहीं मिला है। कुछ लोग 20-30% प्रॉफिट में बैठे होंगे, जो मेरी तरह है, जिनका एवरेज बहुत ही कम है। अब मेरा एवरेज अराउंड 45-48 के आसपास है, तो मैं फिलहाल अभी प्रॉफिट में हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, 30 से 40% का प्रॉफिट है। तो 5 साल में 30-40% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि निफ्टी ने आपको लगभग 3 गुने का रिटर्न दे दिया है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे 40% देखें तो बहुत ही कम है, और इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड है और बहुत लोग छोड़ के जा भी रहे हैं। तो इस क्वार्टर में देखते हैं कि हमको ऐसा क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है जिसकी वजह से IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक आगे बढ़ सकता है। अब ये मेरा ओपिनियन है, आपको पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि इसको रिकमेंडेशन की तरह मत मानिएगा। ये मेरा ओपिनियन है, आप इसको देखिए, अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद कॉन्फिडेंस अगर आता है तो ही आपको इसमें पोजीशन लेना है या इससे बाहर निकलना है, अपना डिसीजन बनाना है। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लीजिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे जाके हम डिटेल में देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स, इसके नंबर देख लेते हैं। तो मार्केट कैप अभी 49,000 करोड़ का है, जो कि एक टाइम पे 65,000 तक पहुंच गया था जब इसका प्राइस 100 के आसपास था। तो ऑफकोर्स प्राइस करेक्शन आया तो मार्केट कैप भी काफ़ी डाउन हो चुका है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो 32.9 का है, जो कि हमको एलिवेटेड दिख रहा है, काफ़ी महंगा दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो बाकी बैंक है उनका 16, 17, 18 के आसपास का है, जबकि इसका 32 का है। करंट प्राइस अगर देखें तो 67 का है और बुक वैल्यू 51.9 का है, अप्रॉक्स 52 के आसपास का हो गया। तो बुक वैल्यू में बैंक ने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, जहाँ पे कोविड के पहले इसका बुक वैल्यू 24, 26 इसके आसपास था। कई ज़्यादा लॉस करने के बाद बुक वैल्यू गिरा भी, फिर 36 तक बढ़ा, फिर 40 तक बढ़ा, फिर बढ़ते बढ़ते अभी 52 पे आ चुका है। तो बुक वैल्यू में बैंक अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है, और बैंक को जब भी हम मेजर करते हैं या वैल्यू करते हैं तो बुक वैल्यू के ऊपर ही करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत महंगा हमको नहीं मिल रहा है, 1.5, 1.2 के आसपास मिल रहा है हमको। इसका अगर 52 वीक हाई और लो देखें तो 84 का इसने हाई लगाया था और 52 रुपीज़ का इसने लो लगाया था, जो कि रिसेंट लगा है। ROC, ROE देखें तो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है। ROC 6% है और ROE ओनली 4% है। तो अगर बैंक को अच्छे से ग्रो करना है तो कम से कम 15% का ROE हमको देखने के लिए मिलना ही चाहिए, वरना बैंक में पैसा लगा के कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि अगले साल से, यानी अगला जो साल 26 जो हम बोलेंगे, क्योंकि इंडियन में जो हम लोग नया साल जो स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट में, वो हम लोग का स्टार्ट होता है अप्रैल के महीने से। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2026 का चल रहा है। तो इस साल और अगले साल में क्या बोल रही है बैंक कि अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है, और इनका जो ROE है वो 13-14% तक पहुँच सकता है, यानी 15 के ऊपर पहुँचना इस 2 साल में मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट फेस वैल्यू अगर देखें तो 10 का है, जो कि ठीक ठाक है, और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 दिखा रहा है, पर बैंक ने डिविडेंड देना शुरू किया है तो थोड़ा बहुत डिविडेंड यील्ड हमको यहाँ पे नजर आ जाएगा, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम है। अब एक बार हम प्रॉफिट और लॉस पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 के बाद से आपको बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2020 में इसने लॉस किया था 2843 करोड़ का। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, वोडाफोन का दिक्कत हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका दिक्कत था, और कोविड भी आ गया था। फिर 2021 में ये बैंक पॉजिटिव हुआ, 483 करोड़ कमाया। फिर उसके बाद वापस से कुछ प्रॉब्लम आ गया और इसने प्रॉफिट इसका लगभग 1/4 हो गया और सिर्फ 132 करोड़ का रहा। लेकिन उसके बाद जो 2 साल थे उसमें बैंक ने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया हमको। आप देख सकते हैं प्रॉफिट हमको बढ़ के 2485 करोड़ हो गया। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद देखें तो रिसेंट जो ये जो साल भी जो पार हुआ उसमें 2942 करोड़ का प्रॉफिट किया, और इस वाले साल में इसने 1490 का प्रॉफिट पोस्ट किया है। यानी प्रॉफिट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% हो चुका है। इसको लगभग 3000 करोड़ का प्रॉफिट मानिए, और ये लगभग 1500 हो गया। यानी प्रॉफिट यहाँ पे आपका 50% डिक्लाइन हुआ है, और यही चीज़ हमको देखने मिल रहा है स्टॉक के प्राइस में भी। स्टॉक भी 100 से जा चुका था, टच कर चुका था, वहाँ से उसने 52 रुपीज़ तक का लो लगाया, और अब हमको थोड़ा बहुत उसमें मोमेंटम दिख रहा है। तो अगर प्रॉफिट घटा है तो EPS भी घट जाएगा। ये देखिए EPS 4 रुपीज़ से घट के 2 रुपीज़ पे आ चुका है, और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी स्टॉक के प्राइस को मूव करवाता है, उसका EPS। अगर EPS बढ़ रहा है तो स्टॉक प्राइस उसको फॉलो करेगा ही करेगा,
अगर ईपीएस घट रहा है तो स्टॉक प्राइस भी उसको फॉलो करेगा और नीचे की तरफ आएगा। नेक्स्ट एक और खास बात जो मुझको स्टॉक में फिलहाल दिख रहा है वो ये है कि एफआईआईज ने अपना स्टेक को यहाँ पे थोड़ा बढ़ाया है। देखिए पहले 19% था, फिर बढ़ के 27% हुआ और फिर यहाँ पे 2% लोगों ने सेल किया है एफआईआईज ने और वो घट के अभी 25% आ चुका है। तो 25% एफआईआईज का अगर स्टेक है तो बैंक में दम तो है, ये बात तो आपको मानना होगा कि 25% अगर कोई एफआईआईज होल्ड कर रही है इसका मतलब कंपनी में मैनेजमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डीआईएस का देखें तो डीआईएस ने भी काफ़ी अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया है जो कि 19% पे आ चुका है। ऑफकोर्स ये इंक्रीज हमको इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रमोटर ने बेचा है, तो अगर प्रमोटर ने बेचा है और डीआईएस ने खरीदा है तो वो ऐसे ही नहीं खरीद लेंगे, उन्होंने इसलिए खरीदा है क्योंकि उनको इस बैंक के फ्यूचर में कुछ ना कुछ बात नज़र आता है। तो यहाँ पे हमको डीआईएस का स्टेक 19% बढ़ता हुआ नजर आया जो कि काफ़ी ठीक है। गवर्नमेंट का देखें तो वो 9.16% है जो कि काफ़ी स्टेबल है और पब्लिक में अगर देखें तो 47% से घट के 45% पे हो गया है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ क्या दिखाई देगा कि जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, ये देखिए 32,94,939 शेयर होल्डर्स थे, लेकिन अब वो घट गया है 32,78,000 पे आ गया, यानी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स घट रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, जो रिटेलर्स है उन्होंने शेयर को बेचा है और ख़रीदा किसने है, जो स्मार्ट मनी है। अब पब्लिक में आपको एक और फिगर दिखाता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक के लिए। आप देख सकते हैं आशीष धवन नाम के एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उन्होंने पिछले क्वार्टर में 1.19% ऐड किया था और इस क्वार्टर में थोड़ा और ऐड किया है, 1.26% ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं आशीष धवन एक बहुत जाने माने इन्वेस्टर है जिन्होंने अपने जर्नी में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया और उनका मॉडल ही ऐसा है कि वो ऐसे कंपनी को खरीदते हैं जो फिलहाल प्रॉब्लम में चल रहे हैं लेकिन आगे जाके काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको ये दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें धीरे धीरे आ रहा है और पब्लिक जो है वो धीरे धीरे इसमें से निकल रही है। तो इसको मैं एक पॉजिटिव इंडिकेशन मानता हूँ क्योंकि जब भी ऐसा होता है स्टॉक में आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम चीज़ हमको जोमेटो में देखने के लिए मिला है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न जाके चेक कीजिएगा, जब उसमें एफआईआईज का स्टेक बहुत बढ़ गया उस टाइम पे पब्लिक ने बेचा और आप देख सकते हैं जोमेटो 50 से लगभग 150 तक का उसने जर्नी कुछ ही साल के अंदर उसने तय कर लिया था। तो आप जाके खुद से चेक कीजिए जोमेटो में और मुझे बताइए कि ये बात सही है गलत है। नेक्स्ट हम इसका एक बार टेक्निकल एनालिसिस में आके देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का पहला बॉटम यहाँ बना, दूसरा बॉटम यहाँ बना, तो ये हमको एक डबल बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। और डबल बॉटम बना कहाँ है, एक अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद। आप हाई से देखिए तो स्टॉक ने हमारा 100 रुपीज़ से जो इसने लो लगाया था लगभग 47% का इसने लो लगाया। तो एक बहुत अच्छा खासा करेक्शन हुआ, बहुत लंबे समय तक हुआ, 604 डेज, मोटा मोटा 1.5 साल हो चुका है आपका। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि इस स्टॉक का बॉटम फॉर्म हो चुका है और यहाँ से स्टॉक ऊपर बढ़ने की तरफ मूव करेगा। और हम देख सकते हैं कि बाकी चीज़ें भी हमको बैंक के फेवर में काम करते हुए नजर आ रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने एंट्री कर लिया है और बैंक खुद बोल रही है कि अगले क्वार्टर से अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर पाएगी। अब इसका ऊपर का अगर हम देखें जहाँ पे अटक रहा है वो है इसका 68 का लेवल। आज जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वही इसका एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर इसको कंपनी ब्रेकआउट कर लेती है तो आराम से ये 75 को टच कर सकती है। ये देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। इस जगह को अगर ब्रेकआउट दे देती है तो कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देगी और जिसका नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा इसका 70 का। यहाँ पे देख सकते हैं इसका 70 का इमीडिएट टारगेट है और उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट जो हमारा जाएगा वो 75 का जाएगा। तो यहाँ से अगर 75 को टच करता है तो हमको अराउंड 10% तक का प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो मैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को होल्ड कर रहा हूँ। मेरा एवरेज प्राइस बहुत ही कम है और इसको फिलहाल मैं एग्जिट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इतना साल अगर मैंने इसमें दिया है और मैंने 100 तक का जर्नी देखा है तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा और वेट एंड वॉच करूँगा। जब बैंक में बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है तब वहाँ पे निकल के लॉस बुक करना एक अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। आप मुझे बताइए कि आप इस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप भी हाई लेवल से फंसे हुए तो यहाँ पर एक अच्छा खासा एवरेज कर सकते हैं जिससे हमको प्रॉफिट बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।